जिस तरह सुनामी है, भूकंप है, ज्वालामुखी का फटना है, उल्कापात होना आसमान से, और ये जो लैंडस्लाइड है, फ्लड सिचुएशन है, तो इस तरह की बहुत सी आपदाएं देखने लगी तो मिलेंगी, जिससे जो है जन धन की बड़ी भारी हानि होने वाली है। तो जो दिखता है 2026 का साल, उसमें समस्याएं और बढ़ेंगी और हो सकता है कि बहुत विनाशकारी भयंकर युद्ध हो दुनिया में कहीं ना कहीं। अरे, तो भारत पाक के बारे में क्या कहेंगे? मोदी जी जो हैं आपको रौद्र रूप में देखने को मिलेंगे, पूरी अपनी ताकत के साथ। अच्छा। और जिस तरह से हमारे अड़ोस पड़ोस से हमारे साथ आतंकवाद फैलाया जाता है, बट देयर इज ए सेइंग, ऑफेंस इज द बेस्ट पॉलिसी ऑफ डिफेंस। ये एक बड़ी चेतावनी है भारत के पड़ोसियों के लिए भी कि वो गलत फहमी में ना रहें, बिल्कुल, और किसी बड़े नुकसान से अपने आप को बचाएं। और अगर हम न्यूमरोलॉजी से देखते हैं तो ये 2026 का जो टोटल लगाते हैं 10 आता है, उस पे फाइनली एक आता है, जो कि सूर्य का नंबर है, ग्रह मंडल के राजा का। – 2025 आपका जैसा भी रहा हो, लेकिन 2026 आपका रूलिंग और बिलियनर का साल है, क्योंकि इस साल का जो सूर्य है 1 नंबर का है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें 2026 में क्या क्या होने वाली हैं, इसके बारे में आज हम इस पॉडकास्ट में जानने वाले हैं। क्योंकि आज हमारे साथ जो एक्सपर्ट हैं वो वैदिक और लाल किताब से जुड़े हुए हैं, और साथ ही न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, डॉक्टर राकेश कथुरिया जी। आज उनके साथ बहुत सारी बातें होने वाली हैं और जानेंगे कि 2026 में क्या मूलांक हमारा है, जिससे हम लोग क्या कुछ अचीव कर सकते हैं, कैसा रहने वाला है हमारा नया साल, और लाल किताब के भी बहुत सारे राज जानेंगे। तो आइए मिलवाती हूँ आपको हमारे आज के गेस्ट डॉक्टर राकेश कथुरिया जी से। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। नमस्कार, थैंक यू। नमस्कार डॉक्टर राकेश, सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगी कि 2026 हम सबके लिए कैसा रहने वाला है? आगे कुछ राशियों के लिए कैसा है और कुछ राशियों के लिए क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो संभल कर करने की ज़रूरत है? विघ्न हरता सुख करता सिद्धि विनायक के चरणों में नमन करते हुए हम आज का पॉडकास्ट प्रारंभ करते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं 2025 से ही कि पूरे संसार में तरह तरह की प्राकृतिक आपदाएं आई हैं, तरह तरह के आपस में देशाध्यक्षों में मनमुटाव हुए हैं, ईगो क्लैश हुई हैं, और बहुत से देशों के बीच युद्ध देखने को मिला है। अगर हम ग्रहों की स्थिति देखें तो 2026 में पूरे वर्ष शनि देव जी मीन राशि में विचरण करेंगे, और दिसंबर 2026 के बिगनिंग में राहु जी अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे कुंभ से मकर में, और केतु जी सिंह से कर्क में। तो ये भी नवंबर तक तो वहीं है, स्टेटस क्यू मेंटेन है। अच्छा। और लेकिन देवगुरु बृहस्पति अभी जनवरी में मिथुन राशि में वक्र गति से हैं, मार्च में वो मिथुन राशि में मार्गी हो जाएंगे, और 1 जून को वो अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेंगे, और 18 जून से अतिचारी होके 31 अक्टूबर तक वो कर्क में रहेंगे, और उसके बाद वो सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। ये मेन ग्रहों की बात है। बाकी ग्रह जो अपने हिसाब से पोजीशन चेंज करते रहते हैं। तो 2026 में जो हम देख रहे हैं ग्रहों की स्थिति, और जो मंगल हैं, सूर्य हैं, बुध, शुक्र, चंद्रमा, वो मूव होते रहेंगे। तो कभी वो इससे समसप्तक बनाएंगे राहु से, या शनि से, या षडाष्टक बनाएंगे, या द्विद्वादश बनाएंगे, या शनि के साथ सूरज आ जाएगा, मंगल आ जाएगा, राहु के साथ आ जाएगा। ये सब जो स्थितियां होती हैं, ये विस्फोटकारक स्थितियां होती हैं। अच्छा। तो 2026 में भी जो ओवरऑल पोजीशन हम देख रहे हैं कि मुंडेन अफेयर में बहुत सी प्राकृतिक आपदाएं हमें देखने को मिलेंगी, जिस तरह सुनामी है, भूकंप है, ज्वालामुखी का फटना है, उल्कापात होना आसमान से,
और ये जो लैंडस्लाइड है, हाँ। फ्लड सिचुएशन है, तो इस तरह की बहुत सी आपदाएं देखने लगी को मिलेंगी, जिससे जो है जन धन की बड़ी भारी हानि होने वाली है। और ये जो देशाध्यक्षों का आपस में खींचातानी और मनमुटाव चल रहा है, ये जो है आपस में इनका और ज़्यादा बढ़ेगा, अच्छा। ईगो क्लैश बढ़ेगा, और कहीं कोई समझौता होता दिख नहीं रहा है। देखिए, जैसे ही ट्रम्प आए थे, बड़ी उम्मीद थी कि वो कह रहे थे मैं आते ही यूक्रेन का युद्ध रुकवा दूंगा, हमास का रुकवा दूंगा। कोशिश हुई, लेकिन वेस्टेड इंटरेस्ट हैं नेटो के। ये जो आर्मी इक्विपमेंट बनाने वाले जो हैं, अस्त्र शस्त्र बनाने वाली कंपनियां हैं, उनको अपनी सेल से मतलब है। तो ये वेस्टेड इंटरेस्ट प्ले करने लग गए, आउटकम कुछ नहीं हुआ, लड़ाई और ज़्यादा बढ़ गई है। और कुछ देश अपने अपने न्यूक्लियर वेपन को एक्टिवेट करने में लगे हैं, नए नए न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं। तो जो दिखता है 2026 का साल, उसमें समस्याएं और बढ़ेंगी, और हो सकता है कि बहुत विनाशकारी भयंकर युद्ध हो दुनिया में कहीं ना कहीं। अरे, तो भारत पाक के बारे में क्या कहेंगे कि उनका भी कुछ ऐसा होने का? देखिए, ऐसा है कि हमारा जो देश है, इसकी अभी महादशा मंगल की चल रही है, और हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी की भी मंगल की महादशा चल रही है। और हमारे देश की जो महादशा मंगल में राहु आ जाएगा फरवरी में, और मोदी जी की भी मंगल में बुध है। इस साल में मोदी जी जो हैं, आपको रौद्र रूप में देखने को मिलेंगे, पूरी अपनी ताकत के साथ। अच्छा। और जिस तरह से हमारे अड़ोस पड़ोस से हमारे साथ हमें आतंकवाद फैलाया जाता है, हमारे को नुकसान किया जाता है, परेशान किया जाता है, तो अब ये स्ट्रेटेजिक अलायंस चेंज होंगे, और नए नए मिलिट्री इक्वेशन बनेंगे। अभी तक जो हम सोचते थे बात डिफेंस की, बट देयर इज ए सेइंग, ऑफेंस इज द बेस्ट पॉलिसी ऑफ डिफेंस। अब भारत इस दिशा में आगे बढ़ रहा है, और ये एक बड़ी चेतावनी है भारत के पड़ोसियों के लिए भी, कि वो गलत फहमी में ना रहें, बिल्कुल। और किसी बड़े नुकसान से अपने आप को बचाएं। ये मैसेज बहुत क्लियर है, क्योंकि हमारा जो विक्रम संवत है 2083, वो 19 मार्च 2026 से प्रारंभ होगा। उस संवत का नाम ही रौद्र है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, और हमारे प्रधानमंत्री जी रौद्र रूप में देखे जाएंगे इफ रिक्वायर्ड। तो ये साल जो है चैलेंजेस से भरा हुआ है पूरे विश्व के लिए। और अगर हम न्यूमरोलॉजी से देखते हैं, तो ये 2026 का जो टोटल लगाते हैं 10 आता है, उस पर फाइनली एक आता है, जो कि सूर्य का नंबर है, ग्रह मंडल के राजा का। तो राजा जो है हर चीज को देख रहा है, अंडर वॉच है, एवरीबॉडी इज अंडर वॉच फ्रॉम अलमाइटी। जो ग्रह मंडल के राजा सूर्यदेव हैं, तो अगर आप कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, क्योंकि राजा को अनुशासन और कानून की पालना सबसे जो है इम्पोर्टेंस फील्ड होता है। एंड लॉ एंड ऑर्डर, उसको कोई भी तोड़ने की कोशिश करेगा, उसको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये तो आपने बताया कि पूरे देश के लिए और आने वाला साल कैसे रहेगा। मैं चाहती हूँ कि न्यूमरोलॉजी के बेसिस पर एक एक करके आप हर एक मूलांक का उसका भविष्य थोड़ा सा बताइए कि 2026 नंबर वाइज कैसे रहने वाला है उन सब के लिए। हाँ, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि हर एक को क्यूरियोसिटी होती है, नया साल आ रहा है तो मेरा साल कैसा जाएगा। जी, हम ज़रूर बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि उसको और भी अच्छा कैसे किया जा सकता है। बिल्कुल। एक बात तो ये है कि कैसा जाएगा, यहीं नहीं रुकेंगे हम कुछ अच्छे अच्छे उपाय भी देंगे, जिनको करके लोग अपनी लाइफ को और अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जो एक नंबर है, जिनका जन्म 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 को हुआ है,
उनका मूलांक बनता है 1। एक। और ये कंसाइड होता है साल के मूलांक 1 के साथ, जो कि ग्रह मंडल के राजा राजा है। है। तो ये तो क्लियर है कि इनको उसकी सपोर्ट मिलेगी। लेकिन जो मैंने बताया अभी कि राजा क्या चाहता है, आप अनुशासन में रहो, हाँ। आप जो देश का संविधान है उसकी पालना करो, जो धर्म है उसकी पालना करो, इस पे आपको पूरा ध्यान देना होगा और इन सब की आपको पालना करनी होगी। अब जैसे जो कलर है उगते सूरज का लालिमा लिए हुए, जिसको हम बोलते हैं भगवा रंग भी बोलते हैं, पीला भी होता है, ऑरेंज भी होता है, इस तरह की शेड्स आपको बहुत सूट करेंगी। वाइट भी आपको सूट करेंगी क्योंकि चंद्रमा का भी कलर वाइट होता है। लेकिन आपको अवॉइड करने हैं ब्लैक कलर के कपड़े, क्योंकि ये शनि का रंग हो जाता है, या ब्लू कलर के। बाकी शेड्स चलते हैं। आप चूंकि सूर्य से गवर्न होते हैं, तो आप प्रतिदिन सुबह स्नान करने के बाद तांबे के लोटे से भगवान सूर्य देव को जल दीजिए और उसके बाद गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए। तो जो सूर्य की ऊर्जा है, जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी एंड लाइट है, वो सन है, उसकी जो डायरेक्ट आपको कनेक्टिविटी आएगी। जैसे आप जो जाते हैं ना वाईफाई की, कहते हैं पासवर्ड बता दो, हाँ। तो वो पासवर्ड क्रिएट होने लगेगा। ये आत्मा का कारक है, आत्मा पुष्ट होगी, आपकी बॉडी में विटामिन डी बढ़ेगा, हड्डियां मजबूत होंगी, बॉडी इम्यूनिटी बढ़ेगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, विल पावर बढ़ेगी, और आप जिस भी क्षेत्र में हैं उसमें आपकी सक्सेस बढ़ने लग जाएगी। सदाचार का पालन करें, झूठ ना बोलें, किसी की झूठी गवाही ना दें, महिलाओं का सम्मान करें, आप आगे बढ़ते जाएंगे। अब हम आते हैं मूलांक 2 पे, जी। जिनका जन्म 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 29 को हुआ है। तो मूलांक 2 बनता है उनका। ये चंद्रमा का अंक है। ये लोग थोड़े भावुक होते हैं, इमोशनल होते हैं, लेकिन इनकी मेंटल क्रिएटिविटी भी बहुत होती है और ये बड़ी स्वीट नेचर के होते हैं। और इसके जो भगवान हैं वो भगवान शिव हैं। तो आप अपने साल को और अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी 2 के साथ 1 का जो कॉम्बिनेशन बहुत पॉजिटिव और अच्छा आता है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों का तालमेल है। और जब पूर्णिमा के दिन सूर्य की पूरी किरणें चंद्रमा पे पड़ती हैं तो पूरा खिल के आता है, कहते हैं ना पूर्णिमा का चांद। यस। और उस समय वो एक दूसरे के सामने होते हैं समसप्तक। तो आप हमेशा के लिए अपने चांद को जो है पूर्णिमा का बना सकते हैं। आप जो है अगर प्रतिदिन नहीं तो प्रत्येक सोमवार को शिव जी का पूजन कच्चे दूध और जल से करें, और उनको चावल, चीनी और जो सीजन के फल हैं वो चढ़ाएं। नमः शिवाय का जाप करें, महिलाओं का सम्मान करें, माता के चरण छू के आशीर्वाद लेते रहिए। आपका जो है बहुत अच्छा साल जाएगा, आपके प्रभाव चंद्रमा के सुंदर होते चले जाएंगे। अब आते हैं हम मूलांक 3 पे। ये जो अंक है ये देवगुरु बृहस्पति का है, जिनका जन्म 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख को हुआ है। उनका मूलांक 3 बनता है। अब ये ज्ञान से भरा हुआ है, क्योंकि देवगुरु तो ज्ञान ही देते हैं, विद्या देते हैं, अच्छी सोच देते हैं, सद्बुद्धि देते हैं और धर्म कर्म की ओर प्रेरित करते हैं। तो इस अंक से प्रभावित लोग जो हैं बड़े अच्छे प्रवक्ता होते हैं, लेक्चरर प्रोफेसर होते हैं, पंडित होते हैं, ज्योतिषी होते हैं, सलाहकार होते हैं, वकील होते हैं। यानी ये इन क्षेत्रों में इनका प्रभाव बहुत अच्छा होता है। और हमेशा राजा गुरु की बहुत ज़्यादा सम्मान करता है और गुरु की आज्ञा लेके ही वो आगे बढ़ता है। और हमारे सनातन में हर राजा का गुरु होता था, उनका पद होता था राजगुरु। और जैसे कि भगवान श्री राम के परिवार के दशरथ जी के गुरु थे गुरु वशिष्ठ। तो ये परंपरा रही है कि गुरु के आगे
वो झुकते हैं। तो जब वो झुकते हैं तो गुरु को पूरा सपोर्ट आने वाला है, राजा को उनके लिए भी बहुत अच्छा है, उनको रानी का सपोर्ट भी आने वाला है, चंद्रमा का भी आने वाला है, क्योंकि वैदिक में गुरु और चंद्रमा मिलके गज केसरी योग बनाते हैं। अच्छा। तो ये पीले रंग के वस्त्र पहने, गुरु का रंग पीला है, और जैसे पीली चीज़ें हैं, चने की दाल, पीले वस्त्र, पीली मिठाई, दक्षिणा, ये गुरुवार के दिन किसी गुरु को या ब्राह्मण को दान करें। काले या नीले वस्त्रों से थोड़ा बचाव करें, तो इनके लिए ये साल बहुत अच्छा जाएगा, और ये विष्णु सहस्त्र नाम का प्रतिदिन पाठ करते रहें। अच्छा। अब नंबर 4 की बात करते हैं, जिनका जन्म 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख और 31 तारीख को हुआ है। उनका मूलांक 4 बनता है। 4 जो है राहु का अंक है। तो राहु जो है आज के कलयुग में बहुत प्रभावशाली है। जिन पे राहु की कृपा होती है बहुत ही तरक्की करते हैं, पॉलिटिक्स में बहुत नाम करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में, मीडिया में, टीवी में ये बहुत अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं, क्योंकि राहु रूप बदल के अमृत पान कर गया था। तो टीवी और फिल्म इंडस्ट्री में रूप बदलना पड़ता है, हर फिल्म में अलग रोल होता है। तो जितना राहु आपका अच्छा होगा, रोल उतना आपका परफेक्ट होगा। अब राहु को अच्छा करने के लिए क्या किया जाए, क्योंकि राहु और सूर्य की ठंती है, लेकिन फिर भी गुरु जो सूर्य जो है ग्रह मंडल के राजा, वो राहु को भी, अगर राहु का चाल चलन ठीक है तो उसको साथ लेके चलते हैं। अच्छा। तो जो 4 नंबर वाले हैं वो ये ध्यान रखें, कोई भी राजाज्ञा का उल्लंघन ना करें, संविधान का उल्लंघन ना करें, कायदे में रहेंगे, फायदे में रहेंगे। और आपका जो नीले रंग के वस्त्र आप पहन सकते हैं, हर एक शेड्स, आप जो है गोमेद रतन धारण कर सकते हैं, काले कपड़े भी आपको सूट करेंगे, लेकिन आप ऑरेंज और येलो कलर के कपड़े मत पहने। 7 ग्रेन्स मिक्स करके प्रतिदिन बर्ड्स को खिलाएं। अच्छा। और जो कुष्ठ रोगी होते हैं उनकी सेवा करते रहें, यानी उनके लिए कुछ दान करते रहें, उनका भी ये साल अच्छा जाएगा। अब बात करते हैं मूलांक 5 की। ये बहुत महत्वपूर्ण अंक है और बुध इसके स्वामी हैं। जिनका जन्म 5 तारीख, 14 तारीख, 23 तारीख को हुआ है, उनका जो मूलांक है वो 5 बनता है। ये महीने में 3 बार ही आता है, क्योंकि 32 का महीना होता नहीं है। तो बुध क्या है, हरे रंग का है, इसका पक्षी तोता है, और इसके जो है छोटी छोटी जो हमारी कन्या पूजन हम करते हैं नवरात्रि में, वो बुध को बहुत अच्छा करता है। तो जिनका 5 नंबर है वो हरे रंग के पेस्टल कलर के सारे शेड पहन सकते हैं। वो चाहें तो येलो क्लॉथ भी पहन लें, वाइट भी पहन लें, उनको सारे सूट करते हैं, क्योंकि ये राजकुमार है और इसकी सबके साथ बनती है। और चूंकि राजकुमार है और राजा का वर्ष है, तो इनके लिए तो बहुत अच्छा है। उसको और अच्छा करने के लिए ये जैसे जो हम नवरात्रों में कन्या पूजन करते हैं वो करते रहें। हरी मूंग भिगो के सुबह पक्षियों को खिलाते रहें। और हरी चीज़ों का दान, जैसे हरी साड़ी है, हरी मूंग है, हरे फल सब्जियां हैं, दक्षिणा, ये बुधवार के दिन किसी किन्नर को दान दें, ट्रांसजेंडर। अच्छा। तो उनके लिए ये साल और भी अच्छा हो जाएगा। अब बात करते हैं नंबर 6 की। ये शुक्र का अंक है। ये बड़ा रोमांचकारी है, क्योंकि शुक्र ही विश्व के सारे आपको ऐश्वर्य, वैभव और पूरे जो कायनात के सुख हैं, आनंद हैं, भूमि, भवन, वाहन, रिसॉर्ट, ये सब आपको शुक्र ही देते हैं। और तरह तरह का जो रोमांस है, फिल्म इंडस्ट्री है, मीडिया है, उसमें भी ये लोग बहुत डोमिनेट करते हैं। और अगर ये कंपनियों में इनका शुक्र अच्छा है तो बड़ी बड़ी पोजीशन पे होंगे, ये चेयरमैन होंगे, डायरेक्टर्स होंगे। पॉलिटिक्स में भी ये बहुत राइज करते हैं। तो अब इनको करना क्या, इनका एक तो सफ़ेद रंग होता है, क्योंकि दैत्य गुरु शुक्राचार्य जो हैं
वो सफ़ेद रंग के हैं और सफ़ेद ही वस्त्र पहनते हैं और उनका जो घोड़ा है वो भी सफ़ेद रंग का है। तो ये सफ़ेद रंग के वस्त्र पहने, ज़्यादातर महिलाओं का सम्मान करें, क्योंकि जो महिलाएं हैं वो शुक्र से ग्वर्ण होती हैं। और गाय की सेवा करें। गाय जो है शुक्र का रूप माना जाता है। सफ़ेद चीज़ों का दान, जैसे दही है, देसी घी है, कपूर है, वाइट क्लॉथ हैं, ये मंदिर में शुक्रवार के दिन दान करें। और जो है हो सके तो हीरा पहने या ओपल, वाइट कलर का ओपल पहने, उससे भी इनका साल और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि शुक्र को भी राजा की सपोर्ट मिलती है। 6 के साथ 1 की कॉम्बिनेशन अच्छी आती है। अब बात करते हैं मूलांक 7 की, जिनका जन्म 7 तारीख, 16 तारीख और 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 7 बनेगा। अब 7 जो है केतु का अंक है। राहु सिर है, केतु उसका धड़ है, और लाल किताब में हम इसको नेकी का फरिश्ता कहते हैं। अच्छा। जी हाँ। और जब हम 81 कॉम्बिनेशन देखते हैं न्यूमेरोलॉजी में, यानी हर एक का 9 के साथ बना जाएगा, तो 9 अंक है ना, 9 9 जा 81। तो 7 की जो कॉम्बिनेशन बनती है 1 से लेके 9 तक, कहीं भी इसका मनमुटाव नहीं है। ये 7 के साथ सबकी कॉम्बिनेशन अच्छी बनती है, कहीं कोई डैमेज नहीं है किसी को, क्योंकि नेकी का फरिश्ता कहा जाता है। और इसका प्राणी जो है वो कुत्ता है। अच्छा। तो आप अगर केतु को अच्छा करना है, राजा को भी कोई ऐतराज नहीं, मैंने कहा ना कॉम्बिनेशन सबके साथ अच्छी आती है, राजा की भी सपोर्ट है इसको। तो जो अपंग हैं, हैंडीकैप हैं, उनकी सेवा कीजिए। और जो स्ट्रीट डॉग हैं ब्लैक कलर के, या तो आप पेट पाल सकते हैं पालिए, या ब्लैक एंड वाइट मिक्स कलर के, उनको टाइम टू टाइम कभी दूध पिला दिया, कभी बिस्किट खिला दिया, मतलब कुत्तों की सेवा आप करते रहिए। इतने से आपकी जो चीज़ें अच्छी होंगी। और आटा चीनी मिक्स करके बड़े बड़े पेड़ों के नीचे चींटे चींटियाँ होती हैं, उनको वहाँ आप डाल दीजिए, तो वो खाते रहेंगे, और एक कटोरी चीनी आटे में तो हज़ारों खा जाएंगे। उनकी दुआएं आपको मिलेंगी, आपका केतु के प्रभाव और अच्छे हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं 8 की। ये शनिदेव जी का अंक है, कर्म फल दाता है, लेकिन आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कर्म फल दाता है ना, तो आप अपने कर्म अच्छे रखो, फिर देखिए आपको ये दुनिया की हर चीज़ देंगे खुश होके। तो आप अपने कर्म अच्छे रखिए, सदाचार का पालन करें, झूठ ना बोलें, किसी की झूठी गवाही ना दें, इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। और राजा और जो है शनि की नहीं बनती है, सूर्य और शनि की। अच्छा। लेकिन आप सर्टेन नॉर्म्स अगर फॉलो करते हैं, क्योंकि राजा क्या चाहता है, आप जो है अनुशासन, हाँ। तो आप अनुशासन का पालन करिए, देश के कायदे कानून का पालन करिए, और अपने कर्म अच्छे रखिए, गरीबों की सेवा कीजिए। और जो लोग पसीना बहा के अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, जो मजदूर हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ करते रहिए। और चीटी चीटियों को जो मैंने बताया आटा, वो देते रहिए। और अपना एक छाया पात्र आप दान कीजिए। छाया पात्र क्या होता है? लोहे की कढ़ाई में सरसों का तेल डाल के आप अपना चेहरा उसमें देखिए, हथेलियाँ देखिए, दोनों साइड आपने अपनी छाया देख ली। ये आप शनिवार शाम को शनिदेव जी के मंदिर में जाके करें और शनिदेव जी को छाया पात्र समर्पित करके प्रार्थना करें, आपका साल भी अच्छा जाएगा। अरे वाह। अब बात करते हैं हम अंतिम नंबर 9 की, मूलांक 9 की। ये मंगल का अंक है, तो जिनका 9 नंबर है, 18 नंबर है और 27, ये 3 डेट्स वालों के लिए मूलांक 9 हो जाएगा। ये मंगल का है, और ये मंगल ही जो है 2025 मंगल का साल था। मंगल ही राजा को चार्ज हैंड ओवर कर रहा है कि अब राजा साहब मैंने तो अपना साल निकाल लिया, अब आप जानो, आपका काम जाने। अच्छा। लेकिन सूर्य राजा है, मंगल सेनापति है, तो मंगल
तो राजा और सेनापति की मंत्रणा के बगैर तो राज्य आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो 9 नंबर को राजा की पूरी सपोर्ट है, उनके लिए ये साल अच्छा जाएगा। और अच्छा कैसे कर सकते हैं, आप हनुमान जी की भक्ति कीजिए। अच्छा। क्योंकि मंगल के देवता हनुमान हनुमान जी जी हैं और वही बल पराक्रम और शौर्य। तो हनुमान चालीसा प्रतिदिन पढ़िए। हर मंगलवार को आप मंदिर जाइए, हनुमान जी को हलवे का भोग लगवाइए। हनुमान जी का तिकोना झंडा होता है लाल रंग का, वो उनको समर्पित कीजिए। और जो है खिलाड़ी जो हैं, खिलाड़ियों की सेवा कीजिए। जैसे छोटे बच्चे गार्डन में खेलते हैं, जाके उनमें कुछ खाने की चीज़ बांट दीजिए, अच्छा। आपका मंगल अच्छा होगा। इतने से। और बच्चे तो पार्क में खेलते ही रहते हैं, क्रिकेट खेलते रहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल की फ्रूटी की डिब्बियाँ ले गए, उन्हें बांटा है कभी कभी। अरे वाह। छोटी छोटी चीज़ों से और आपका बढ़िया होगा, क्योंकि आपको तो राजा की पूरी सपोर्ट अदरवाइज है, और उसको अच्छा कर लीजिए। तो इस तरह से 2026 जो है, अगर हम कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, और ये छोटे छोटे उपाय करेंगे तो और ज़्यादा ये साल हमारा अच्छा होगा, कठिनाइयाँ हमारी कम होंगी। डॉक्टर साहब, आपने ये बड़ा अच्छा बोला, हम कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। और सूर्य का प्रभाव है, एक का प्रभाव है, तो वो हमेशा अनुशासन देता है। तो ये सबको क्लियर हो जाना चाहिए कि हमें अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से करना है आने वाले साल में। थोड़ा सा और पूछना चाहूँगी आपसे लाल किताब के बारे में, कि अगर कोई अपने करियर को अच्छा करना चाहता है, नेक्स्ट लेवल अपनी लाइफ में आगे जाना चाहता है, तो लाल किताब में जो रेमेडीज़ हैं उसके अनुसार कुछ बताइए कि एक जनरल लेवल पे कि वो क्या ऐसे कुछ करे उपाय, जिससे वो अपनी लाइफ में, अपने करियर ग्रोथ में नेक्स्ट लेवल आसानी से जा सके। ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है और सबके लिए बड़ा काम का है। लाल किताब है ना, वो अपने आप में एक संविधान है। तो लाल किताब का सबसे पहला ये आता है, सदाचार का पालन करें, झूठ ना बोलें, किसी की झूठी गवाही ना दें, महिलाओं का सम्मान करें, बड़ों का सम्मान करें, माता पिता का कहना मानें, आसपास के जो जीव जंतु हैं जैसे गाय है, कुत्ता है, बकरी है, पक्षी हैं, कौवा है, मछलियां हैं, इनकी सेवा करें। मीन्स इनकी टाइम टू टाइम केयर करें, क्योंकि हम इनसे जुड़े हुए हैं, अलग नहीं हैं। बिल्कुल। अपने भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध रखें, कभी उनसे झूठ बोल के उनको किसी तरह का धोखा मत दें। जैसे आजकल रहता है कि मैं जायदाद में मैं ही मार लूँ सारा हिस्सा, दूसरे भाई को मत दूँ। उसकी अलामत इतनी बुरी आती है कि पीढ़ियों तक जाती है। ये लाल किताब जब हम अध्ययन करते हैं, ये भेद खुलते हैं। तो ये सब चीज़ों का, और फिर लाल किताब ये कहती है नॉन वेज, एग्स और ड्रिंक्स बिल्कुल सेवन ना करें, यानी किसी भी व्यसन से आप बचें। तो ये चीज़ों का आपको पालन करना है। और मैं आपको बता दूं, आपको अपना कैरियर अच्छा करना है, अपनी लाइफ अच्छी करनी, इन संविधान का पालन करते हुए प्रतिदिन सूर्य को तांबे के लोटे से जल दें, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है, आप उससे जुड़ने लग जाएंगे। प्रतिदिन नहाने के बाद माथे, नाभि और जीभ पे केसर लगाइए। बहुत सिंपल है। एक छोटी सी डिब्बी में घोल के रख लीजिए। नहाने के बाद मिडिल फिंगर से रब किया, पहले नाभि पे लगाया, फिर माथे, फिर जीभ पे। भाई यहाँ आपका आज्ञा चक्र है, वो एक्टिवेट होना शुरू होगा। जीभ, आप जो बोल रहे हैं, आपकी वाणी प्रभावशाली होगी, और ये बहुत पावरफुल हब है। ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जीभ पे लगती रहेगी, आपकी बॉडी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। और बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो नाभि है। वहाँ आप अमृत तत्व को जो है एक्टिवेट कर रहे हैं, करेंगे, और ये आप लाइफ लॉन्ग कीजिए, आपको मिरेकुलस रिजल्ट मिलेंगे। ये मैं अपना एक्सपीरियंस और अपने बहुत हज़ारों क्लाइंट्स का एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। और लगता कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। कहीं बाहर नहीं जाना, कुछ नहीं, घर में 10 सेकंड का उपाय है। आपके जो है हेल्थ अच्छी होने लगेगी, आपके व्यापार में, रोज़गार में, प्रोफेशन में वृद्धि होने लगेगी, प्रोग्रेस होने लगेगी। और जो है आसपास के जो जीव जंतु हैं, जैसे गाय की सेवा कीजिए, कुत्ते की सेवा कीजिए, पक्षियों की सेवा कीजिए, आटे की गोलियां बना लीजिए, या आसपास कोई अगर तालाब है तो वहाँ जाके मछलियों को खिलाइए।
वंस इन ए वीक। आप वो अपनी देखो टाइम टेबल आपका है, आप अपने हिसाब से एक बार अगर ये चीज़ों में एडजस्ट करते हैं तो इसमें टाइम नहीं जाता है, अवेयरनेस चाहिए, वो आपकी रूटीन में इस तरह से आ जाती है। तो वो आप मछलियों को खिलाइए तो आप जल तत्व से कनेक्ट हो रहे हैं, जल बॉडी में भी 70% है, धरती पे भी। आप कहाँ पहुँच रहे हैं? अगर आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस हैं, फॉरेन ट्रैवल हैं, तो आपने जैसे ही मछलियों की सेवा की तो कहता मेरा ओवरसीज बिजनेस है। ओह तो आप समुद्र पार जल के बाहर जा रहे हैं ना, तो उन जीवों को आपने खुश कर दिया तो आपके वहां तक बात चली जाती है, जो कि आप सोच रहे हैं मैंने मछली को खिलाया यार इससे क्या होगा। अब करके देखो कुछ टाइम, एक दिन करके या फिर क्या अगले दिन कुछ हो जाएगा, नहीं। इट शुड बी ए कंसिस्टेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस, लाइफ लॉन्ग, इट शुड बी पार्ट ऑफ लाइफ। आप ये उपाय कीजिए, चीज़ें अच्छी होने लगती हैं। इन सारी आदतों को अगर हम अपना लेंगे तो काफ़ी कुछ बदलाव वैसे ही आ जाएगा हमारी ज़िंदगी में। कई बच्चे पढ़ते नहीं हैं, उन्हें पढ़ने के लिए कैसे मतलब ज़्यादा ध्यान लगे उनका, इसके लिए भी कोई लाल किताब में उपाय ये है? मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ आज्ञा चक्र है, अच्छा, आपने वही केसर वाला। लगाया तो वो जो है ज्ञान देता है ना गुरु, ये गुरु की चीज़ है केसर, वाणी पे रखा तो उसको जो भी वो याद करेगा जल्दी याद होना शुरू हो जाएगा। ओह अच्छा। मैं तो पढ़ाई के लिए जो लेके आते हैं ना समस्या, यही उपाय उनको देता हूँ। ये अच्छा। मल्टीपर्पज है, ये हजारों बेनिफिट देता है, आप काउंट नहीं कर सकते। और जैसे अगर कोई बहुत सारी फीमेल्स हैं या जिनको पार्टनर नहीं मिल रहे, शादी के लिए ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए क्या उपाय हो सकता है? उनके लिए देखिए उपाय मैं ये बताता हूँ कि वो भगवान शिव का पूजन करें, अच्छा। 16 सोमवार के व्रत रखें और प्रतिदिन नहीं तो हफ्ते में एक बार सोमवार को भगवान शिव का प्रॉपर पूजन करके आए, कच्चे दूध से, जल से, नैवेद्य से, फूल, बेलपत्र, धतूरा वगैरह चढ़ा के प्रार्थना करते रहें। 16 सोमवार होते होते मैंने देखा बहुतों का काम बन जाता है। अच्छा। और ये केसर भी लगाते रहे। केसर और सूर्य को जल देना तो सभी के लिए अनिवार्य बिल्कुल है। बिल्कुल सबके लिए। हाँ। तो ये जो है 16 सोमवार अगर आप समय नहीं दे सकते भगवान शिव को, और 16 सोमवार वो उपवास भी रखना है, बड़ा बड़ा सरल होता है। दिन भर में आप फ्रूट जूस, दूध, चाय कुछ भी लीजिए, रात को प्रॉपर आप भोजन कर लीजिए, लेकिन सात्विक, नो प्याज लहसुन। और एक समस्या आती है, मतलब वो तो सभी को चाहिए, धन लक्ष्मी, तो उसके लिए भी कोई ऐसा उपाय है जिससे प्राप्ति के लिए तो कि ये हम? जो मैंने बताया है कि धन, जो केसर का उपाय है, ये अच्छा। वहाँ भी उतना इफेक्टिव है। उसके साथ एक और उपाय देता हूँ कि अब धन जो है, धन की देवी माता लक्ष्मी है, हाँ जी। तो शुक्र अच्छा कीजिए अपना, अच्छा। साफ सुथरे रहिए, नहाने के बाद हल्का टेल्कम पाउडर लगाइए, इत्र लगाइए, फेस पे जो क्रीम, जो लेडीज जाती हैं ब्यूटी पार्लर, वो बहुत अच्छा काम करके आती हैं। अच्छा। हाँ, उनसे उनका शुक्र बहुत अच्छा होता है, बड़े बेनिफिट है उस चीज़ के। तो ग्रह को आपने अच्छा कर तो दिया, मतलब इतने हम अगर मेकअप करते हैं तो हाँ, अच्छा बहुत है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। और ये जो हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी जी का दिन माना जाता है, हाँ जी। तो हर शुक्रवार को आप घर में खीर बनाइए, केसर डाल के बनाइए, माता लक्ष्मी जी को भोग लगवाइए, उनको लाल फूल समर्पित कीजिए और श्री सुक्तम का पाठ कीजिए। श्री सुक्तम ऋग्वेद की 16 ऋचाएं हैं, जो कि माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का सबसे पावरफुल सुक्तम है। और आज आपको नहीं पता, आप YouTube पे सुन लीजिए, बिल्कुल। और उस भोग लगाने के बाद उनको प्रार्थना कीजिए, जिसको आजकल मैनिफेस्टेशन भी कहा जाता है। प्रार्थना क्या है? वही तो है। और फिर आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ उस खीर का आनंद लीजिए। आप देखिए कुछ समय में आपको चेंजेस फील होने लगेंगे। तो जिस दिशा में भी आपको आगे बढ़ना है, उस दिशा में आपका प्रयत्न और मेहनत बहुत ज़्यादा लगन से होनी चाहिए। सर, वैदिक जो हमारा लिटरेचर है उसके बारे में भी आप जानते हैं और बहुत दशकों से वो चला आ रहा है। साथ ही लाल किताब जो अभी थोड़ा कुछ समय ही हुआ है, रीसेंट है, और उसमें बड़े ही अच्छे उपाय हैं जिससे बहुत लोगों की लाइफ में चेंजेस भी आते हैं। तो सबसे पहले ये समझना चाहती हूँ कि दोनों में क्या कोरिलेशन है, क्या दोनों के साथ चलना ठीक है? इन सब बातों को आज बताइए। जैसा कि आपने पूछा है,
वैदिक और लाल किताब। वैदिक ज्योतिष हमारे वेदों से चली आ रही है और सभी वेदों में ये भरी हुई है, और सभी जितनी हमारी आध्यात्मिक और धार्मिक साहित्य है सनातन धर्म का, सबके अंदर ये भरा हुआ है। और इसके हिसाब से हमारे 12 भाव होते हैं, 12 राशियां होती हैं, 27 नक्षत्र होते हैं और 9 ग्रह होते हैं। और इन सब का जो मानव जीवन पे प्रभाव पड़ता है उसके अध्ययन को हम वैदिक ज्योतिष कहते हैं। अच्छा। और इसमें जो भचक्र है 360 डिग्री का होता है। अगर पूरे ब्रह्मांड को आप एक गोले के रूप में देखें, 360 डिग्री की बॉल है ये जी। और उसमें 12 इक्वल पार्ट्स हैं, जो 12 भाव हैं, और वो हर भाव 30 डिग्री का है, तभी 360 डिग्री होंगे। और हर राशि भी 30 डिग्री की है। अलग अलग जो ग्रह हैं वो लगातार विचरण करते रहते हैं, राशियां बदलते रहते हैं, नक्षत्र बदलते रहते हैं। जो हमारे नवग्रह हैं, ग्रह मंडल के राजा सूर्यदेव हैं। पहले जो है ग्रह मंडल के राजा सूर्यदेव हैं, फिर चंद्रमा। ये दोनों ल्यूमिनरी प्रकाशीय ग्रह कहलाते हैं, जो कि हमें हमेशा दिखाई देते हैं, दिन में सूर्य और रात को चंद्रमा। और इनका मानव जीवन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो राशि बनती है वो चंद्रमा से बनती है, और जो इनका भ्रमण है अलग अलग राशियों और नक्षत्रों में होता है। नक्षत्र 27 हैं। पहला नक्षत्र जो है मेष राशि का अश्वनी है, और अंतिम नक्षत्र 27वां रेवती है, जो कि बुध का है, अश्वनी केतु का है। और 27 नक्षत्र बिखरे हुए हैं 360 डिग्री के अंदर, यानी हर नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का है। और अब हम जब देखते हैं कि हर राशि के अंदर 30 डिग्री है, तो 2 नक्षत्र फिट हुए तो 26 डिग्री 40 मिनट हो गया। अब गैप बचा 3 डिग्री 20 मिनट का। जैसे बच्चे को ब्लॉक्स देते हैं ना, फिल अप द ब्लॉक्स कराते हैं, ये बिल्कुल वही गेम है कि ब्रह्मा जी ने 12 भाव दे दिए, 12 राशियां दे दी, 27 नक्षत्र दे दीजिए, फिट करो आप। अब अगले नक्षत्र का 1/4 पार्ट, तो नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, तो पहला चरण उसका जो भी है 1/4 पार्ट वहाँ फिट करेंगे, वो होगा 3 डिग्री 20 मिनट्स। तो आपकी एक राशि के अंदर 2.25 नक्षत्र आते हैं। अच्छा। 2.25 नक्षत्र, और एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, तो टोटल 9 चरण नक्षत्रों के एक राशि में आते हैं। और इसी को नवमांश कहा जाता है, जो कि वैदिक में बहुत महत्वपूर्ण होता है ग्रहों की स्ट्रेंथ और फाइन ट्यूनिंग जानने के लिए। तो पहली राशि मेष है, उसका स्वामी मंगल है। दूसरी राशि वृषभ है, उसका स्वामी शुक्र है। तीसरी राशि मिथुन है, उसका स्वामी बुध है। चौथी राशि कर्क है, उसका स्वामी चंद्रमा है। 4 राशियों का एक सेट बनता है। तो मेष से लेके कर्क तक, मेष अग्नि तत्व की राशि है, वृषभ भूमि तत्व की राशि है, मिथुन वायु तत्व की राशि है, कर्क जल तत्व की राशि है। तो ये जो हम कहते हैं ना पंच महाभूत तत्व, वो सारे यहाँ समाये हुए हैं। तो ये एक सेट पूरा होता है, और इसमें 9 नक्षत्र समा जाते हैं। जैसा मैंने बताया एक राशि में 2.25 हैं। हाँ जी। अब 8 राशियां बची, और जो नक्षत्र बचे वो 18 बचे। अब पांचवी राशि सिंह है, सूरज की अग्नि तत्व। छठी राशि कन्या है, बुध की है, पृथ्वी तत्व। 7वीं राशि तुला है, जो बैलेंस करती है, वो शुक्र की है, वो जो है वायु तत्व की है। 8वीं राशि
जो है वो वृश्चिक है, जल तत्व की है, उसका स्वामी मंगल है। फिर 4 का सेट कंप्लीट होता है। उसी सीक्वेंस में अग्नि तत्व से लेके जल तत्व तक, और इसमें मघा से लेके ज्येष्ठा तक 9 नक्षत्र समा जाते हैं। तो अब 8 राशियां हमने गिन दी और इसमें हमारे 18 नक्षत्र चले गए। जी। अब जो लास्ट के 4 का पार्ट है, तीसरा खंड, वो धनु राशि से शुरू होता है। वो गुरु की राशि है, अग्नि तत्व की राशि है। जैसा नाम से पता लगता है, धनु यानी धनुष, यानी गुरु यहाँ जो हैं वो शिक्षा दे रहे हैं आपको, जो है युद्ध की, अस्त्र शस्त्र की। ये गुरु द्रोणाचार्य हैं। ये अग्नि तत्व है, क्योंकि अगर आपने युद्ध करना है, आप में उत्साह, जोश, रोष, गुस्सा और बदले की भावना होनी चाहिए। तो वो होगी तभी आप युद्ध करके अपने दुश्मन को पराजित कर पाएंगे। तो ये इतनी महत्वपूर्ण है। इससे अगली राशि आती है मकर। उसके स्वामी शनिदेव जी हैं और ये पृथ्वी तत्व की राशि है। सीक्वेंस वही चलता है। उससे अगली आती है कुंभ राशि। बहुत महत्व है। सिर्फ यही वो राशि है कुंभ जिसके नाम पे कुंभ का मेला होता है। अच्छा। बड़ी रहस्यमय राशि है, वायु तत्व की राशि है और ये शनि देव जी की राशि है। यानी मकर भी शनि देव जी की राशि है, कुंभ भी शनि देव जी की राशि है, लेकिन मकर पृथ्वी तत्व की है और कुंभ वायु तत्व की है। ग्रह मतलब रहस्य भेद, अब मिस्ट्री में जाएं, फिलॉसफी में जाएं, तो ये जल तत्व की भी है, क्योंकि कुंभ के अंदर तो जल ही तो होता है। बिल्कुल। ये बड़ा रहस्य है इस राशि का। अब शनिदेव जी बहुत स्मार्ट थे। उन्होंने जैसे कहते हैं ना, 2 साथ लगते फ्लैट ले लेते हैं आज के लोग, तो उन्होंने ब्रह्मा जी से 2 साथ लगती राशियां ले ली थी। तो बड़ा उनका क्षेत्र हो गया इकट्ठा, लॉजिस्टिक इजी हो जाती है। अंतिम राशि जो भचक्र की है वो मीन है। मीन कहते हैं मछली को। तो मछली बड़ी सुंदर होती है, खास करके उसकी आंखें बड़ी सुंदर होती हैं और वो हमेशा गतिमान रहती है, एनर्जेटिक होती है, जल के अंदर रहती है, जनरली शांत रहती है और ये बड़ी फोकस्ड होती है। और ये जल तत्व की राशि, इसके स्वामी गुरुदेव जी हैं। यहाँ गुरुदेव समाधि लगाए हुए हैं जल में, यूँ समझिए। और इस राशि के लोग बड़े सुंदर होते हैं। ये जो खंड हमने गिना, तो धनु में सबसे पहला नक्षत्र आता है मूल नक्षत्र केतु का, और लास्ट नक्षत्र जो आता है मीन राशि में वो रेवती होता है बुध का। अच्छा। तो यूं वैदिक को हम नटशेल में समझ सकते हैं कि 4 राशियों के 3 खंड, उनमें वही तत्व रिपीट होते हैं और वही जो ग्रहों के जो नक्षत्र हैं उसी सीक्वेंस में रिपीट होते हैं। अब जिस समय जातक का जन्म हुआ, उस मोमेंट पे ईस्ट हॉराइजन पे जो राशि उदित हो रही थी, राइज हो रही थी, उसको हम कहते हैं वैदिक में लगन। अच्छा। उसी को हम जो कहते हैं असेंडेंट भी कहते हैं इंग्लिश में, लगन। लगन बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी राशि में जो महत्वपूर्ण है की फैक्टर लगन, और उस मोमेंट पे चंद्रमा जिस राशि में था, 12 में से किसी में भी हो सकता है, भ्रमण कर रहा है वो, 2.25 दिन में राशि बदलता है, तो वो आपकी राशि हो गई। अच्छा। और उस मोमेंट पे चंद्रमा जिस नक्षत्र में था और जिस उसके चरण में या डिग्री पे था, उससे आपका नक्षत्र और आपकी लाइफ अनलॉक होती है। आपके जीवन की शुरुआत वहीं से होती है। उदाहरण के तौर पे जब आपका जन्म हुआ, सिंह लगन था। अच्छा। एक बात, उस समय चंद्रमा धनु राशि में था, तो यानी अगर काउंट करेंगे तो पंचम भाव में चंद्रमा आ जाएगा, धनु राशि में था। अब हम देखते हैं नक्षत्र क्या था, तो हम देखते हैं कि 13 डिग्री 20 मिनट वो क्रॉस कर चुका है, यानी मूल नक्षत्र पूरा ट्रैवल हो चुका है और
पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के 3 डिग्री 20 मिनट पे वो है। तो जैसे ही जन्म हुआ वो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के 3 डिग्री 20 मिनट पे है। पूर्वाषाढ़ा शुक्र का नक्षत्र है। शुक्र की महादशा 20 साल की होती है, 20 ईयर्स की सबसे लंबी महादशा होती है। और उसमें से 1/4 वो ऑलरेडी आपके जन्म से पहले ट्रैवल कर गया। तो 20 ईयर्स का 1/4 5 साल हो गया। यानी आप जिस मोमेंट पे पैदा होते हैं, आपकी लाइफ जो अनलॉक होती है वो शुक्र की महादशा से होती है, और उसको 15 साल की महादशा आपके लिए मिलती है शुक्र की। और शुक्र सबसे सुंदर ग्रह है, वैभवशाली है, ऐश्वर्यशाली है, सारे दुनिया के सांसारिक भोग वो देता है, लग्जरी वो देता है आपको। जो मीडिया लाइन है, फिल्म इंडस्ट्री है, सेलिब्रिटी स्टेटस है, वो सब देता है अगर वो अच्छा बैठा है आपकी कुंडली में। तो अब उस मोमेंट पे बाकी के जो ग्रह हैं जहाँ जहाँ बैठे हैं उनको पंचांग से देख के सेट कर दिया जाता है। ये आपकी कुंडली बन गई। अब आपके विवेचन ये होगा कि पहले 15 साल शुक्र के हैं। शुक्र आपका मान लीजिए बहुत बढ़िया मीन राशि में बैठा है, उच्च का है, तो आपकी ज़िंदगी की शुरुआत ही जिसको कहते हैं ना किक स्टार्ट हो गई है। ये वैदिक है। और फिर उनका गोचर का क्या प्रभाव है, उस सब चीज़ों का अध्ययन करके बहुत तरह से हम ऊहापोह करके बताते हैं कि ये समय कैसा जाएगा। साढ़े सती है, ढैया है, ये सब बहुत मैटर करती हैं। क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है लगन पे, शुभ की हो रही है, दृष्टियां बहुत मैटर करती हैं। हाँ, तो हमने वैदिक का अध्ययन किया, बेसिक जाना जी अब आपने पूछा है कि लाल किताब और वैदिक में क्या कोरिलेशन है। जी लाल किताब जो है ये पिछले लगभग 100 साल की देन है पंडित रूपचंद जी जोशी की, और ये अरेबिक और उर्दू में लिखी हुई है। आज की जनरेशन को वो समझ आनी मुश्किल है, लेकिन बहुत से विद्वानों ने उसका हिंदी, इंग्लिश और अन्य भाषाओं में ट्रांसलेशन किया। लाल किताब ये कहती है कि मैं ना तो राशि को मानती हूँ ना नक्षत्र को मानती हूँ। आपकी कुंडली जो बनाई गई है वो वैदिक के हिसाब से ही बनी है, पर लाल किताब कहती मैंने तो इस कुंडली को समुद्र में डाल दिया। अच्छा। तो आपके जो भाव हैं वो तैरते रहे, ग्रह तैरते रहे, जहाँ थे वहीं। राशियाँ तो समुद्र में डूब गई, नक्षत्र भी डूब गए। तभी जो लाल किताब का एक नाम समुद्रिका भी है। अच्छा। अब इसका विवेचन पूरी तरह बदल जाता है। लाल किताब बात करती है पक्के घरों की, ना लगन की बात करती है ना राशि की बात की, पक्के घरों की बात करती है, काल पुरुष की कुंडली की बात करती है। अब पहला पक्का घर, उसका मालिक मंगल है लेकिन कारक सूरज है। अब हमने जो कुंडली बनाई थी सिंह लगन की थी, तो सिंह का मतलब वहां 5 आता है, लेकिन वो तो नंबर तो डूब गए। अब आप किसी भी समय पैदा हुए हैं 24 घंटे के अंदर, आपका लगन मेष से लेके मीन तक कुछ भी हो सकता है। द मोमेंट हम इसको लाल किताब कुंडली में कन्वर्ट करते हैं तो वो हमेशा पहला जो लगन था 1 से शुरू होगा। पक्के घर, पहला पक्का घर, अच्छा। दूसरा पक्का घर, तीसरा पक्का घर, इस तरह 12वां पक्का घर। अब ये बात करती है उनके मालिक और कारक की। तो पहला पक्का घर मंगल का है, मेष राशि का स्वामी मंगल होता है, कनेक्टिविटी वहीं से आएगी, लेकिन उसका कारक सूरज है, क्योंकि पूरी बॉडी को जो नियंत्रित करता है वो ग्रहमंडल का राजा सूरज है। दूसरा पक्का घर शुक्र का है, वृषभ राशि है, लेकिन उसका कारक गुरु है, क्योंकि गुरु ने ही आपको परिवार देना है, संतान देनी है, बुद्धि देनी है, धन देना है, आपको स्टेटस देना है, स्पिरिचुअलिटी देनी है। तो जीवन पे गुरु का बहुत प्रभाव है, वो कारक गुरु है। अब तीसरा पक्का घर मिथुन राशि है, बुध उसका मालिक हो गया, लेकिन उसका कारक जो है मंगल है, क्योंकि काल पुरुष के कंधे हैं तीसरा पक्का घर, और कंधों में शौर्य होता है,
यहीं से आप अपना पराक्रम दिखाते हैं। बिल्कुल। अब बुध आपको स्किल देता है, इंटेलिजेंस देता है, लेकिन ताकत कौन देता है? मंगल। हम खिलाड़ियों के लिए इसमें बहुत देखते हैं कि जिनके तीसरे भाव में मंगल और बुध हैं वो एक्सेल करते हैं, खिलाड़ी भी। अच्छा। और जैसे आपने 100 मीटर भाला फेंकना है, हमारे जो भाला फेंकने वाले हैं ओलंपिक चैंपियन, अब वो 100 मीटर पे उनको निशाना तो सटीक है, कहीं भी लगा लेंगे। अब 100 मीटर फेंकने के लिए उतना दमखम और ताकत तो चाहिए ना। हाँ। ताकत तो मंगल देगा ना, अग्नि तत्व का है। जी। तो यहाँ जो मालिक है वो बुध है, वो एक्यूरेसी दे रहा है, लेकिन जो डिस्टेंस ट्रेवल करने की ताकत दे रहा है आपकी बॉल को, आपके भाले को, आपके तीर को, वो मंगल दे रहा है। तो इसलिए कारक मंगल है। चौथा पक्का घर, भूमि, भवन, माता, वाहन का सुख है। अब इसका जो मालिक है कर्क राशि चौथी, चंद्रमा है। चंद्रमा माता होती है। अच्छा। इसका कारक भी चंद्रमा है। माता कहती है मैं और मेरे बच्चों के बीच में किसी की दखलंदाजी नहीं होगी, सोल कंट्रोल। पांचवा पक्का घर ये सूरज का है, सिंह राशि है, लेकिन इसका कारक गुरु है, क्योंकि ये आपकी ब्रेन है, हायर एजुकेशन है, ये आपकी इंटेलिजेंस है, आपकी अथॉरिटी है, आपका रोमांस है, आपकी संतान है, आपके लव अफेयर्स हैं, ये सारा और भी बहुत कुछ है। अच्छा। ये सारा कुछ गुरु ने देना है। अच्छा। और गुरु आपका बढ़िया है, इस पांचवें पक्के घर में गुरु बैठा है, आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी होगी। गुरु आपकी अपलिफ्टमेंट करवा देगा, उत्थान करवा देगा। और इसका आज के दिन बेस्ट एग्जाम्पल हैं योगी आदित्यनाथ जी। अच्छा। उनके पंचम भाव में धनु राशि का गुरु है। वो गुरु चरणों में गए गोरखपुर, उसके बाद जो हुआ वो सबको पता है। आज वो यूपी के सबसे सफल प्रभावशाली प्रशासक मुख्यमंत्री हैं। यूं बोलते हैं ग्रह। लाल किताब इंटरप्रिटेशन में यहाँ तक जाती है। मैं ये कह सकता हूँ कि वैदिक तो साइंस है, लेकिन लाल किताब उसकी टेक्नोलॉजी है। अब छठे पक्के घर पे आते हैं। छठी राशि कन्या, स्वामी बुध है, उसका मालिक बुध है, लेकिन उसका कारक बुध और केतु दोनों हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने राहु केतु को कोई भी राशि का लॉर्डशिप नहीं दिया। तो वो भी मचल रहे थे कि भाई हमें मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो कुछ दो, तो वहाँ कारक बनाया गया है। अच्छा। अब सातवां पक्का घर, सातवां पक्का घर दाम्पत्य है, पति पत्नी का स्थान है। अब सातवीं राशि मैंने बताया था जो है तुला है, तो पक्के घर का मालिक तो शुक्र हो गया, ये शुक्र की राशि है। लेकिन अब दाम्पत्य में अकेला तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। इसके कारक जो हैं वो बुध और शुक्र दोनों हैं। और इसका प्रतीक जो चक्की मानी गई है, जो पुराने जमाने में घरों में चक्की होती थी अनाज पीसने के लिए, वो चक्की है। और उस चक्की का जो नीचे का हिस्सा है वो शुक्र कहलाता है, जो ऊपर का पार्ट घूमता है वो बुध है। और कबीर जी कह गए हैं, चलती चक्की संसार की, देख कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। वाह। तो ये है आपकी गृहस्थी, चक्की की तरह चलती है। जी। अब आठवां पक्का घर, आठवां पक्का घर जो है इसका मालिक मंगल है, वृश्चिक राशि है, लेकिन ये मृत्यु का स्थान है, आपकी जीवन मरण का स्थान है, ये शमशान घाट है। अब सवाल ये है कि इसका कारक कौन हो? मंगल तो इसका मालिक है, तो कारक तो ब्रह्मा जी ने मंगल, शनि और चंद्रमा तीनों को दिया है इसका। अच्छा। बाकी जगह ज़्यादा से ज़्यादा दो कारक हैं, यहाँ तीन कारक हैं। अब ये पूछिए तीन कारक क्यों हैं? क्यों है? अब बताइए, कोर्ट में कोई केस चल रहा है, किसी को फांसी की सज़ा हो सकती है,
तो वो ट्रायल सुनने के लिए क्या अकेला जज बैठता है? कभी नहीं, क्योंकि वो बायस्ड हो सकता है। हमेशा 3 की या 5 जज की बेंच बनती है। ये बेंच का कॉन्सेप्ट हमारे लाल किताब के 8वें घर के कारक ग्रहों से आता है कि यहाँ डिसीजन होना है कि आपकी लॉन्गेविटी कितनी, लाइफ कितनी है, डेथ कब देनी है। तो तीनों मिलके जब डिसाइड करेंगे तो जस्टिफिकेशन होगा, उसका जस्टिफाई होगा। एक होगा वो जो होगा वो मैलेफिक हो जाएगा, बायस्ड होगा, अपने हिसाब से सजा दे जाएगा। और उसमें भी चंद्रमा है। चंद्रमा एक महिला है। तो लोग सोचते हैं महिला तो बड़ी सॉफ्ट होती हैं, लेकिन जो अल्टीमेट हम स्टेटमेंट देते हैं न्याय की, जस्टिस की, दूध का दूध, पानी का पानी, दूध भी चंद्रमा है, पानी भी चंद्रमा है। जब माँ का डिसीजन होता है उसमें जरा भी भेदभाव नहीं होगा, एकदम परफेक्ट होगा। और यहीं से मैं आपको टेक्नोलॉजी की कनेक्टिविटी बताता हूं कि 3 जजेस में एक महिला है। और आज जो पार्लियामेंट में बिल पास हो चुका है महिला सशक्तिकरण का, 1/3 सीटें महिलाओं के लिए एग्री हो चुकी हैं। इम्प्लीमेंट होनी है, 1 नेशन 1 इलेक्शन जब भी अगले कुछ सालों में होता है, वहां से ये कॉन्सेप्ट आया कि 1/3 ही महिलाओं को क्यों। और जो एमएलए एमपीज होते हैं उनके लिए एक टर्मिनोलॉजी है, लॉ मेकर ऑफ द नेशन। तो ये जस्टिस आप कह रही ना कि लाल किताब और वैदिक, लाल किताब आपकी 3 आंखें खोल देती हैं, 2 तो भगवान ने खोली हुई हैं। यहां से जब आप आगे चलते हैं ना, गहरे रहस्य खुलते चले जाते हैं। कहां से कहां कनेक्टिविटी आ गई, आप सोच सकती हैं। 8वें घर कहां तक पहुंच गया, पार्लियामेंट तक पहुंच गया है, क्योंकि वहां भी फाइनल डिसीजन होने हैं देश के लिए। बायस्ड होके कोई कुछ नहीं कर सकता है। और अभी तक महिलाओं को इग्नोर किया था, तो 8वां घर उनको याद दिला रहा था कि यहां भी चंद्रमा है। और न्याय का अल्टीमेट स्टेटमेंट है दूध का दूध और पानी का पानी। तो यहां से जस्टिस आता है। 9वां पक्का घर धनु राशि है, गुरु का पक्का घर है और इसका कारक भी गुरु है। गुरु के मामलों में कोई दखलंदाजी नहीं करेगा। और जिसकी कुंडली में 9वें भाव में गुरु बहुत बढ़िया बैठा है, वो बहुत स्पिरिचुअल भी होगा, इथिकल होगा, सच्चा होगा, धर्मनिष्ठ होगा और वो बहुत बड़ा आदमी होगा अपने क्षेत्र का। वो जैसे शिक्षा जगत में अधिवक्ता हैं, परवक्ता हैं, ज्योतिषी हैं, ब्राह्मण हैं, प्रकांड विद्वान हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, ये वहां तक चले जाता है। और 10वां पक्का घर ये शनि का पक्का घर है, मकर राशि, तो शनि मालिक हुआ। अब 10वां पक्का घर कर्म है, शनिदेव कर्म फल दाता है। अच्छा। ब्रह्मांड के न्यायाधीश हैं, CJU हैं, चीफ जस्टिस ऑफ यूनिवर्स। तो यहां आपके कर्मों का, आपके प्रोफेशन का हिसाब किताब देखा जाता है। और ये सत्ता का स्थान भी, जिसे हम सीनेट कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं, विधानसभा कहते हैं, ये सब वहां से देखा। ये राजा की गद्दी भी है। तो इसका मालिक तो शनि है, लेकिन कारक जो है शनि भी है, सूरज भी है। अच्छा। क्योंकि जब राजा होगा तो बिना प्रजा के तो नहीं हो सकता। ग्रहमंडल का राजा सूरज है। और जब प्रजा है बिना राजा की होगी तो एनार्की हो जाएगी। तो राजा और प्रजा, उसके बीच का एक सामंजस्य ये दिखाता है। तभी शनि पुत्र है, सूर्य पिता है, दोनों के बीच अनबन है। तभी कहीं भी दुनिया में राजा और प्रजा के बीच में 100% तालमेल नहीं मिलता है। थोड़ी बहुत ही खींचातानी होती रहती है और वो अपोजिशन होती है। अब 11वां पक्का घर ये कुंभ राशि है, तो इसका जो मालिक हुआ वो तो शनि है। लेकिन इस पक्के घर का जो कारक है वो शनि मालिक है, कारक शनि नहीं है, कारक इसका गुरु है। अच्छा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि 11वां घर कोर्ट रूम है। वहां जज साहब काला कोट पहन के बैठे हुए हैं, वो तो मालिक हैं वहां के,
चाहे वो हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ये 11वां घर न्याय का है, जस्टिस का। अब डिसीजन और फैसला तो जज साहब सुनाते हैं। अब जज साहब को क्या पता मौका वारदात पे क्या हुआ था, फैसला वो सुनाते हैं। कैसे सुनाते हैं? फैसले में सबसे पहले ये लिखा जाता है, गवाहों की गवाही के आधार पे, पहला गवाह, दूसरा गवाह। अब सवाल ये है कि जो गवाह है वो गवाही देने से पहले क्या कसम खाता है? जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा। अपने धर्म की कसम खाते हुए हाँ। कहता है मैं जो कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। हाँ। यानी अगर गवाह ने गवाही झूठी दे दी या जैसे मुकर जाते हैं कई बार, तो जो कसूरवार है वो बच जाएगा, बेकसूर मारा जाएगा, उसकी जो बद्दुआएं लगेंगी, अलामत लगेगी, वो आपको छोड़ेगी नहीं, न जज को, न गवाह को, न कंसर्न जो पक्ष है उसको। और जब वो धर्म की कसम खाता है, धर्म है गुरु, इसीलिए उसका कारक गुरु है, उसी पे सारा डिपेंड है कि गवाही सच्ची दी है या झूठी दी है। अगर सच्ची दी है तो गुरु सत्य है। और हमेशा हम भगवान सत्यनारायण की ही कथा करते हैं, किसी झूठे नारायण की नहीं करते। एक बात। दूसरी बात, शनि पहाड़ है, तो ये ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ होते हैं ना, पर्वत, वो शनि है, पत्थर। अच्छा। अब पहाड़ों के ऊपर बड़े बड़े तीर्थ स्थल हैं, चाहे वो बाबा अमरनाथ हैं, चाहे वो आपके माता वैष्णो देवी हैं, चाहे तिरुपति बालाजी हैं, चाहे साउथ में सबरीमाला है, या कैलाश मानसरोवर है। ये बड़े बड़े तीर्थ स्थल जो हैं पहाड़ों पे। और आप चले जाइए उत्तराखंड, हिमाचल, पहाड़ों पे प्राचीन देवी देवता, कुल देवता, उनके ग्राम देवता सब स्थापित हैं। बिल्कुल है। तभी जब आप पहाड़ों पे जाके पूजा करते हैं, उन धर्म स्थलों पे, वो पूजा बहुत प्रभावशाली हो जाती है। आपको वहाँ से न्याय मिलता है, क्योंकि वो शनि कारक मालिक हो गया और गुरु कारक हो गया। वहाँ जहाँ शनि और गुरु इकट्ठे बैठेंगे, वहाँ से आपको जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा। और लाल किताब ये कहती है, जिस कुंडली में गुरु और शनि इकट्ठे बैठ गए, उसका नाम होता है धर्मी टेवा। अच्छा, वाह। तो ये वो गजब चीज़ है। इसीलिए मैंने देखा बहुत लोग जैसे माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने हर साल जाएंगे, उनकी लाइफ अलग ही डायरेक्शन में चली जाती है, रीडिफाइंड हो जाती है, क्योंकि उनको वहाँ से जस्टिस मिलता है, उनको ब्लेसिंग्स मिलती हैं और वो जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं। और इसका एक बड़ा सुंदर उदाहरण है टी सीरीज, आप देख सकती हैं, गुलशन कुमार जी का। जी। तो ये बड़ी गहराइयाँ, मैंने कहा ना, त्रिनेत्र खोलती है। और आजकल तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी हर ऐसे धर्म वो यही भेद है, वो यही भेद है। अब आगे बढ़ते हैं, अंतिम घर, 12वां घर। अब जो 12वां घर है वो मीन राशि है और उसका जो मालिक है गुरु है। अब लेकिन यहाँ तक हम पहुँच गए, अंत तक, और राहु जी ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि आपने मुझे कोई जो है असाइनमेंट ही नहीं दी है। तो अब उनको भी नाराज नहीं कर सकते, क्योंकि वो जिस तरह के तत्व हैं उसको साथ लेके चलना ठीक है। तो उन्होंने 12वें घर का जो कारकत्व है गुरु और राहु दोनों को दे दिया है। अच्छा। अब गुरु अगर प्रभावशाली है आपके 12वें भाव में, तो ये 12वां भाव आपका विदेश है, अगला जन्म है, आपका बेडरूम है, लंबी जेल यात्रा है। एक मतलब 12 भाव से तो पूरी सृष्टि आपको डिफाइन करनी है। लंबी हॉस्पिटलाइजेशन बीमारी है, भयंकर नुकसान है, जैसे कहते हैं ना रातों रात बर्बाद हो गया। जब राहु प्ले करता है 12वें घर में तो बर्बादी कर देता है, हॉस्पिटलाइज करा देगा, झूठे मुकदमे में फंसा के जेल यात्रा करा देगा। लेकिन जब गुरु वहाँ प्रभावशाली हो जाएगा तो आपको अध्यात्म की तरफ ले जाएगा, आपको जो है धर्म कर्म में रुचि आएगी, आपका पैसा खूब आप कमाएंगे भी और अच्छे कार्यों पे। कई लोग बड़ा धर्म कर्म में खर्च करते हैं, मंदिर बनवा दिया,
गरीबों के लिए दान कर दिया, अनाथालय में पैसा दिया, गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, वो यहाँ से आता है। लेकिन जब गुरु और राहु दोनों बैठ गए तो गुरु चुप कर जाता है, फिर राहु की मनमानी चलती है। अच्छा। तो ये अब आपको कोरिलेशन क्लियर हुआ कि वैदिक क्या है और लाल किताब का कोरिलेशन उससे क्या है। आधार वैदिक का ही है, लेकिन उनको अलग तरीके से काल पुरुष के पक्के घरों से जब डिफाइन किया तो हम और आगे बढ़ गए इंटरप्रिटेशन में, और हमें जो है जो ब्रह्मांड दिखने लग गया। बहुत सारी क्लैरिटी आई इस बात से, समझ में भी आया कि लाल किताब को क्यों इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती है, क्योंकि वो आज के युग को बहुत अच्छे से रिलेट कर पाती है। डॉक्टर साहब, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा और हमें बहुत कुछ अच्छी जानकारी मिली, और ये भी समझ में आया कि 2026 में क्या चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।